23 physics equations. Let's go one by one, so have patience. 23 physics equations. Let's go one by one, so have patience. Friends, welcome to the YouTube channel Physics Master. आप लोगों की जो जेईई मेन का एग्ज़ाम वो तो स्टार्ट हो चुका है, तो लास्ट मिनट क्वेश्चन बूस्टर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ जो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। तो चलिए लेट स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को स्क्रीन पे जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसमें दिया गया है कि एन एक्सीडेंट इन अ न्यूक्लियर लैबोरेटरी रिजल्टेंट इन डिपोजिशन ऑफ ए सर्टेन अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल of half-life 18 days inside the laboratory. Tests revealed that the radiation was 64 times more than the permissible level required for safe operation of the laboratory. Full stop. What is the minimum number of days after which the laboratory can be considered safe for use? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन A 64, नंबर B 90, नंबर C 108 एंड नंबर D 120। तो क्वेश्चन पे क्या बताया गया है कि जो रेडिएशन था, ये रेडिएशन कितने दिनों, रेडिएशन का लाइफ टाइम, हाफ लाइफ कितना है? तो क्वेश्चन ये हाफ लाइफ रेडियोएक्टिव मटेरियल के जो बताया गया है, हाफ लाइफ कितना है? हाफ लाइफ 18 डेज। तो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ में एक रेडियोएक्टिव मटेरियल वो अपने इनिशियल अमाउंट की हाफ हो जाता है, जितने टाइम लगते हैं हाफ होने पे, वो टाइम है हाफ लाइफ। तो क्या बोला है हम, क्या है हाफ लाइफ? हाफ लाइफ में सपोज एक रेडियोएक्टिव मटेरियल इन नंबर NO in not numbers initial number of atoms, so after the which time the radio number of radioactive amount substance becomes N0 by 2. This is final number of atoms. जो टाइम इंटरवल है N0 से N0 by 2 होने तक का, ये टाइम इंटरवल होता है हाफ लाइफ। तो ये रहा हाफ लाइफ हमारा 15 डेज। और क्या बताया गया है यहाँ पर, जो 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल, द रेडिएशन ऑफ 64 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लेवल। तो इससे हमें पता चलता है इसकी एक्टिविटी कितना था। तो रिक्वायर्ड सेफ एक्टिविटी कितना होना था चाहिए? तो रिक्वायर्ड सेफ एक्टिविटी होना चाहिए 1/64 ऑफ इनिशियल एक्टिविटी। सो रिक्वायर्ड सेफ एक्टिविटी वो कितना दिया है 1/64 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। तो यहाँ पर दिख रहा है कि हाफ लाइफ है 18 डेज और सेफ एक्टिविटी जो दिया चुका है रेडिएशन एक्टिविटी, वो एक्टिविटी क्या है 1/64 टाइम्स ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। तो हमें एक्टिविटी से क्या पता चलता है? इनिशियल एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी होता है कितने टाइम में एटम का डिसइंटीग्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में एटम का डिसइंटीग्रेशन होने का नंबर, यही होता है एक्टिविटी, दैट इज DNDT। ओके, तो दैट इज 1/64 ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। तो हमें एक्टिविटी के नंबर से पता चलता है कैसे हमें हाफ लाइफ की नंबर निकालना है, कितने हाफ लाइफ ये एटम रहेगा जिसके बाद इसकी रेडियोएक्टिविटी पूरी खत्म हो जाता है। तो वो कितने होते हैं वो हमें निकालना पड़ेगा। इसकी 2 टू द पावर, देखो 1/64, ये 2 के पावर में कितना आते हैं? 2 के पावर में 2 टू द पावर 6 टाइम्स होते हैं ऑफ द इनिशियल एक्टिविटी। तुम लोग जानते हो जो एक्टिविटी 2 टू द पावर 6 में लाने का वजह ये है कि देखो यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ जो एटम्स है उससे फाइनल नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाता है। तो हाफ होने के लिए इसमें अंदर कितने हाफ लाइफ जो है इसके अंदर इंक्लूड है उसे हमें निकालना पड़ेगा। तो इसके अंदर कितना हाफ लाइफ निकालना, तो उसका टेक्निक यही होता है, जो एक्टिविटी दिया होता है उसके तुम 2 टू द पावर के रिस्पेक्ट में लिखो, तो ये ज़्यादा तुम्हारे लिए इजी टेक्निक होगा। तो देखो इसके पावर कितना आता है यहाँ पर 2 टू द पावर 6, वी कैन राइट 1/64 in the terms of 2 to the power 6। so number of half lives वो कितना होगा? वो होगा 6।
तो हमें तो हाफ लाइफ का ड्यूरेशन पता है, हाफ लाइफ का ड्यूरेशन कितना है 18 डेज। सो रिक्वायर्ड टाइम टू फुल्ली required time after which the laboratory is safe for use। तो उसे देखो, ये सेफ फॉर यूज करने के लिए कितना टाइम होगा, 6 हाफ लाइफ। एक हाफ लाइफ में कितना दिन होता है 18 डेज, तो 6 हाफ लाइफ जो होता है वो 6 × 18 डेज। तो हमारा आंसर क्या आता है 108 डेज। ये होगा, ये है ऑप्शन नंबर आपके सी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है, इन एन एक्सपेरिमेंट द इनिशियल नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई is 3000. It is found that 1000 plus minus 40 nuclei decayed in the first 1 second. For x less than 1, ln 1 plus x एक approximation दिया गया है 1 plus x equals to x up to the first power in x. The error in del lambda, lambda तो आप लोगों को पता है decay constant होता है रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई की, in the determination of the decay constant lambda in second inverse in is, ये 4 ऑप्शन दिया है 0.04, 0.03, 0.02 और 0.01। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, फर्स्ट इसका जो इन्फॉर्मेशन उस एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं आप। तो इसके इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लो आप। इन नॉट, ये है इनिशियल नंबर ऑफ एटॉम्स, इनिशियल नंबर ऑफ एटॉम्स वो कितना बोला है 3000। ओके, आफ्टर 1 सेकेंड, टाइम कितने के बाद 1 सेकेंड के बाद, तो एक टाइम इंटरवल के बाद 1 सेकेंड टाइम इंटरवल, ये मैं लिख के कर रहा हूँ, आप लोगों को शॉर्टकट तरीके से करना पड़ेगा। जेई में इतना ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, शॉर्ट तरीके से आप लोगों को करना है, जस्ट ये नंबर्स लिख लेना है। और देखिए, तो नंबर एट दैट इंस्टेंट कितना हुआ, 1 सेकेंड के बाद कितने एटॉम्स बचे हुए, कितने तो डीके हो चुके 1000 प्लस माइनस 40। तो ये ऐसे तरह फॉर्म में लिखा हुआ है डीकेड एटॉम्स n प्लस माइनस डेल n। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमें जो दिया गया है तो वो है डेल एरो लैम्डा एब्सोल्यूट एरर। तो ये एरर डायमेंशन यूनिट डायमेंशन में आप लोगों ने क्लास 11 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो एब्सोल्यूट एरर हमें निकालना पड़ेगा कितना होता है। ओके, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन और डेटा हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए है। नाउ देखिए हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। पहले हम वो रेडियो एक्टिव इक्वेशन जो उसको लिख लेते हैं। तो हमें सबको पता है रेडियो एक्टिव इक्वेशन, that is n equals to n naught e to the power minus lambda t। ओके, n है आफ्टर नंबर ऑफ एटॉम्स आफ्टर लेफ्ट अनडिकेट, ये तो आप लोगों को पता है, एटॉम्स लेफ्ट अनडिकेट, ये तो इनिशियल एटॉम्स जो हम इंफॉर्मेशन में बोला गया है एटॉम्स। तो लैम्डा तो आप लोगों को पता है डीके कांस्टेंट, और टी टाइम के बाद ये इन नंबर्स ऑफ एटॉम्स लेफ्ट अनडिकेट आफ्टर टाइम टी। ओके, तो हमें तो एरर निकालना है, एरर की टेक्निक। तो इसके लिए हमें इक्वेशन को डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन करने के पहले यहाँ पर देखो एक्सपोनेंशियल टर्म दिया गया है। तो एक्सपोनेंशियल टर्म डिफरेंशिएशन के इजी मेथड होता है, अगर आप इसके लॉग लेते हो तो पहले लॉग लेते तो बोथ साइड्स में, तो लॉग लेने से क्या होगा, ये इक्वेशन इस तरह दिखने पे हो जाएगा ln माइनस लैम्डा टी टेकिंग लॉग। हो गया ये इक्वेशन। अब देखो इसके डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तभी हमें लैम्डा का वैल्यू पता चलेगा। तो ये डिफरेंशिएशन करने की क्या आएगा, देखो ln का डिफरेंशिएशन, सॉरी ln का डिफरेंशिएशन
1/n लॉग का डिफरेंस डी एन डी लैम्डा, ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स का लॉग ये कांस्टेंट टर्म है, ये तो जीरो आएगा आप लोग। तो देखो इसके बाद ये लैम्डा टी, इसके लैम्डा डिफरेंशिएशन ये टी आता है, ओके, इंटू डी टी लैम्डा, सॉरी लैम्डा इंटू टी आता है, सॉरी टी आता है, ओके। अब इसे मैं एरर के फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा, इधर मैं करता हूँ कन्वर्टिंग टू एरर्स, जो कितना आएगा 1/n डेल n डेल लैम्डा इक्वल्स टू टी। टाइम तो यह फिक्स्ड है, कांस्टेंट टाइम पे चेंज हो रहा है, तो देख अगर हम इसे अरेंज कर लेंगे तो ये ऐसा आएगा डेल n बाई एन टी, ओके। तो हमें इसके वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर देना है और हमें पता चल जाएगा ये कितना आएगा। तो देखो ये कितना होता है डेल n, ये तो हमें दिया जा चुका है डेल n 40 n नंबर्स, तो ये अनडिकेट एटॉम्स, तो देखो मैंने पहले भी लिखा था लेफ्ट अनडिकेट, तो ये डिकेट एटॉम्स के फॉर्म में दिया है, तो हमें अनडिकेट नंबर पहले कितने था 3000, अब कितना हुआ डिके हुआ 1000, तो कितने लेफ्ट है अनडिकेट 3000 माइनस 1000, ओके। और ये टाइम इंटरवल कितना था 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल, तो वो भी हम पुट कर देते हैं 1 सेकेंड। तो रिजल्ट आता है क्या, तो देखो रिजल्ट होता है 0.02 सेकेंड इनवर्स, जो आपका ऑप्शन है नंबर सी, ओके। तो आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोग के लिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो क्या बताया गया है स्टार कन्वर्ट्स ऑल इट्स हाइड्रोजन इनटू हीलियम अचीविंग 1000% हीलियम कंपोजिशन, इट देन कन्वर्ट्स द हीलियम टू कार्बन वाया द रिएक्शन। सो द इक्वेशन, जो दिया गया इक्वेशन क्या है, 3 हीलियम दिख रहे हैं आप, उसके वो फ्यूशन होके एक कार्बन जनरेट कर रहा है एंड 7.2 से भी 27 MeV एनर्जी रिलीज कर रहा है, ओके। तो नेक्स्ट देखिए द मास ऑफ द स्टार इज 5.0 into 10 to the power 32 kg and it generates the energy at the rate of 5 into 10 to the power 3 watt। स्टार का मास कितना बोला गया है यहाँ पर 5 into 0 into 10 to the power 32 kg, और जो एनर्जी एमिशन का रेट कितना है 5 into 10 to the power 3 watt। तो हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कन्वर्ट ऑल द हीलियम टू कार्बन एट दिस रेट। तो पहले हम, तो ये क्वेश्चन तो एटॉमिक न्यूक्लियर से है, तो देखो यहाँ पर हम जानते हैं क्या एक स्टार वो हाइड्रोजन से बना हुआ होता है, मगर यहाँ पर वो हाइड्रोजन जो वो इसमें कन्वर्ट हो चुका है, हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है, और 3 हीलियम 100% हीलियम में कन्वर्ट हो चुका है स्टार। तो उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 हीलियम एटॉम्स मिलके फ्यूशन हो रहा है, ओके। फ्यूशन होके कितना एनर्जी रिलीज कर रहा है, यहाँ से एनर्जी रिलीज का अमाउंट कितना हो रहा है, एनर्जी रिलीज कर रहा है 7.27 MeV एनर्जी रिलीज्ड, ओके, एंड जनरेटिंग कार्बन यस। तो हम यहाँ से इंफॉर्मेशन जो दिया गया है उसे फर्स्ट एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले देखो जो मास ऑफ द स्टार बोला गया है वो कितना है, मास ऑफ द स्टार को दिया गया है कितना 5 into 10 to the power 32 kg, ओके। नेक्स्ट देखो जो एनर्जी का रेट ऑफ एमिशन है वो कितना है, एनर्जी रेट होता है यहाँ पर दिया गया है, और पावर यू कैन से, तो एनर्जी रेट है यहाँ पर पावर 5 into 10 to the power 3 वाट, ओके। तो क्वेश्चन में पूछा गया है ये कितने टाइम के बाद जो हीलियम कार्बन में पूरा टोटली कन्वर्ट हो जाएगा, तो द टाइम इन विच द हीलियम टोटली कन्वर्ट्स इनटू कार्बन 100% कार्बन। तो ये था हमारा क्वेश्चन यहाँ पर,
और आप लोग देख रहे हैं एनर्जी रिलीज जो हुआ है, एनर्जी रिलीज होने का अमाउंट कितना है, एनर्जी रिलीज्ड पर इन्फ्यूशन, पर फ्यूशन में मतलब 3 हीलियम एटॉम्स की फ्यूशन हुआ है यहाँ पर। तो 3 हीलियम एटॉम्स की फ्यूशन से जो एनर्जी रिलीज हो रहा है उसका अमाउंट कितना है 7.27 MeV। ओके, जो हमने यहाँ पर दिखाया। तो स्टार्ट हाइड्रोजन से हीलियम, उसके बाद हीलियम से 3 हीलियम जो वो फ्यूशन होकर कार्बन जनरेट कर रहे हैं। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाए, ये बहुत ही इजी है सॉल्व करने के लिए। तो हमारे टाइम 4 ऑप्शन दिया गया है, 2 ईयर्स, 180 ईयर्स, 1.8 × 8 ईयर्स, 18 × 8 ईयर्स। ये 4 ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन पे दिया गया है। तो पहले देख लेते हैं इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखो, फर्स्ट हमें दिखना है एक हाइड्रोजन, आप लोगों को केमिस्ट्री में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 4 ग्राम। तो हम ये बोल सकते हैं 4 ग्राम ऑफ, सॉरी हाइड्रोजन नॉट हीलियम, 4 ग्राम ऑफ हीलियम एटॉम। तो आप ये से देख सकते हैं ये 4 ग्राम होता है एटॉमिक मास नंबर ही, उसका मास जो होता है उसके अमाउंट की मास, वो कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होता है उसके अंदर, नंबर ऑफ न्यूक्लियर प्रेजेंट, या तो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है तो न्यूक्लियर रिएक्शन में कितने एटम्स होगी, एवोगाड्रो नंबर्स, दैट इज 6 × 10⁻23। एवोगाड्रो नंबर 6.023 × 10⁻23 होता है, मगर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन की वजह से 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ले लेते हैं। और एटम्स मतलब न्यूक्लियर भी कह सकते हैं आप लोग, एटम्स एक एटम एक न्यूक्लियर होता है। सो यहाँ पर कितने एटम वेट दिया गया है, यहाँ पर वेट दिया गया है जो स्टार का 5 × 10⁻32 kg। ओके, तो हमें उसे कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम में हम यूनिटरी लगा देते हैं, यूनिटरी मेथड लगा के ये सॉल्व करते हैं। तो कितने होगा 6 × 10⁻23/4 नंबर ऑफ न्यूक्लियर। सो यार कितना मास है स्टार का 5 × 10⁻32, जो केजी में है हम कन्वर्ट कर लेते हैं। केजी से कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 10⁻3 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, तो ये केजी से ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो दैट इज कितना होगा 10⁵ ग्राम। ये हमें मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आता है 5 × 10⁻35 ग्राम। ओके, जिससे हम कह सकते हैं कितना नंबर ऑफ एटम्स होगी, तो इससे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर 6 × 10⁻23 × 5 × 10⁻35/4 नंबर ऑफ न्यूक्लियर। अगर हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, तो जो आएगा वो कितना होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियस दैट इज 7.5 × 10⁻58 नंबर। ये मैंने पहले ही कैलकुलेशन करके रखा है, 7.5 × 10⁻58। कैलकुलेशन आपको ज़्यादा इजी फास्ट करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये हुआ एटम की नंबर्स, न्यूक्लियर के नंबर्स पता चल चुका है। अब देखो यहाँ पर जो रिएक्शन दिया गया है ऊपर में, वहाँ पर 3 हाइड्रोजन हीलियम की फ्यूशन हो रहा है, दैट इज 3 न्यूक्लियस जो वो एक साथ फ्यूशन होके इस अमाउंट की एनर्जी रिलीज करता है। तो मुझे देखना है पर फ्यूशन में कितने पर फ्यूशन अगर हो तो उसके बाद कितने एनर्जी रिलीज होगा। ये तो हमें पता है 3 हीलियम की फ्यूशन में 7.27 MeV एनर्जी रिलीज होता है। तो हमें इस नंबर ऑफ न्यूक्लियस के, ये जो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस है 7.5 × 10⁻58, उस नंबर ऑफ न्यूक्लियाई को फ्यूशन के बाद कितनी एनर्जी आता है। सो टोटल एनर्जी रिलीज्ड वो कितना होगा, देखो हमारे पास कितने एटम्स हैं और न्यूक्लियस है 7.5 × 10⁻58 न्यूक्लियस, जिसके अंदर 3 न्यूक्लियस पर 3 न्यूक्लियस फ्यूशन में भाग लेते हैं, और जो एनर्जी रिलीज करता है वो कितना है 7.27 MeV। ओके, दैट इज ये होगा हमारा टोटल एनर्जी रिलीज्ड इन द कंप्लीट प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट अगर आप ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये तो MeV पे है, हम लोग इसे MeV से कन्वर्ट भी कर लेते हैं। 10⁻58/3 × 7.27 पहले EV पे कन्वर्ट करते हैं। EV करने के लिए 10⁻6 EV होता है, 1 MeV = 10⁻6 MeV। उसके बाद हमें MeV से जूल पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। जूल पे कन्वर्ट करने के लिए हमें जो मल्टीप्लाई करता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मल्टीप्लाई के अमाउंट मल्टीप्लाई करने से वो जूल पे कन्वर्ट हो जाता है।
ओके, -19 जूल। अगर आप ये टोटल कैलकुलेशन करे लेंगे तो कितना होगा एनर्जी, जो एनर्जी होगा वो होगा 2.9 इंटू 10⁻46 जूल। क्लियर? ये रहा टोटल एनर्जी जो स्टार से रिलीज होगा। तो ये टोटल एनर्जी, और हमें पता है एनर्जी रिलेशन एमिशन पर सेकंड कितना होता है, 5 इंटू 10⁻³ जूल पावर में दिया गया है। तो जिसका मतलब है एक सेकंड में एनर्जी रिलीज कितना होगा, एक सेकंड में एनर्जी रिलीज का अमाउंट होगा, एक सेकंड में एनर्जी रिलीज इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻³ जूल। ओके, हमारे यह टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमने अमाउंट निकाल लिया है। आप देखो एनर्जी रिलीज पर सेकंड कितना है, 5 इंटू 10⁻³ जूल। तो हमारा टाइम कितना लगेगा ये टोटल एनर्जी रिलीज होने में, तो इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो ये अमाउंट एनर्जी एक सेकंड में रिलीज होता है, तो हमें इस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करना है। रिलीज करने का अमाउंट कितना होगा वो हम देख लेते हैं। तो यूनिटरी मेथड भी लगा सकते हैं आप लोग, समझने में ज़्यादा इजी होगा। 1 सेकेंड 1 जूल एनर्जी कितने समय में होता है, ये लोग आप लोग पता है 5 इंटू 10⁻³ जूल। और ये देखो ये अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज 2.9 इंटू 10⁻46 जूल एनर्जी, वो टाइम लगेगा हमें 2.9 इंटू 10⁻46 बाई 5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, सॉरी ये सेकेंड में होगा यूनिट। तो जो निकलता है वो कितना होगा, देखो 5.8 इंटू 10⁻30 सेकेंड। ओके, आप लोग ये नोट डाउन कर लो। तो मेरे यहाँ स्पेस खत्म हो चुका है, तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। नाउ ये तो सेकेंड में निकला है, हमें जो ऑप्शन दिया गया है वो ईयर में है। तो ईयर में हमें तो कन्वर्शन करने का तरीका आता है, जो कैसे करते हैं, 5.8 इंटू 10⁻30 सेकेंड आप लोग जानते हैं। हमें 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 इंटू 60 इतने से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सेकेंड था, ये सेकेंड से ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आंसर निकलता है मैं पहले से कर चुका हूँ, 1.8 इंटू 10⁻8 ईयर्स। ओके, ये रहा हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है, ये भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिविटी से है, जो AIEEE 2011 में आया था। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इज 20 minutes. The approximate time interval T2 minus T1 between the time T2 and 2/3 डिके हुआ है टाइम T2 में एंड 1/3 डिके हुआ है टाइम T1 में। तो हमें जो टाइम इंटरवल T2 माइनस T1 वो निकालना पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल। ओके, तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक नंबर ए 7 मिनट, नंबर बी 14 मिनट, नंबर सी 20 मिनट एंड नंबर डी 28 मिनट। तो ज़्यादातर प्रॉब्लम में हाफ लाइफ की प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो इंफॉर्मेशन दिया गया है फॉलो हाफ लाइफ दिया है हाफ लाइफ दैट इज टी हाफ, जो कितना 20 मिनट्स। ओके, और उसके बाद देखो तो क्या बोला गया है, T2 टाइम में कितना डीके होता है, T2 टाइम में डीके का अमाउंट कितना होगा, 2/3 डीके होता है, 2/3 ऑफ द सब्सटेंस डीकेस एंड T1 जो है उसके ये टाइम पर 1/3 ऑफ द सब्सटेंस डीके हो जाता है। तो हमें ये T2 माइनस T1 टाइम इंटरवल कितना होगा उसे निकालना पड़ेगा। तो 4 ऑप्शन तो हम देख लेते हैं कैसे। ये नॉर्मल तरीके से नहीं होगा, तो हमें इसके लिए इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। नॉर्मली टी हाफ, अगर हमें हाफ लाइफ पता है तो हम हाफ लाइफ के अंदर टाइम एक्टिविटी सब्सटेंस का अमाउंट से टाइम निकल सकते हैं, मगर इसके अंदर 2/3 जो दिया गया है, इसलिए के लिए हमें जो इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। तो रेडियो एक्टिव इक्वेशन क्या है, n = n0 e to the power माइनस लैम्डा टी। ये हमें पता है, ये है रेडियो एक्टिव इक्वेशन। तो हम इससे अरेंज कर लेते हैं थोड़ा, n/n0 e to the power माइनस लैम्डा टी। ओके, अब देखो यहाँ पर तो n/n0 e to the power माइनस लैम्डा टी है, हमें n/n0 ये जो अमाउंट दिया गया है, तो ये कहा गया है ये डीके बोला गया है, और ये जो अमाउंट होता है ये अनडिकेड अमाउंट होता है। सो हमें अनडिकेड अमाउंट कितना होगा, अनडिकेड अमाउंट का जो फ्रैक्शन होगा, हम अगर इससे सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सपोज n/n0 इनिशियल अमाउंट का, वो होगा अनडिकेड अमाउंट का सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ डिकेड अमाउंट। ओके, तो अनडिकेड निकालना पड़ेगा, ये n/n0 ही यहाँ पर 2/3 होता है,
डीके अमाउंट होता है 1 माइनस 2/3 प्लस टी टू द पावर माइनस, जब 2/3 डीके वो कितने टाइम पे हुआ है, T2 टाइम पे, तो हमारा T होगा T2। एंड नेक्स्ट सेम वे, अगर एक नंबर इक्वेशन देते हैं हम, सेम वे यहाँ पर देखो 1/3 अमाउंट जो डीके हुआ है कितना टाइम पे, वो T1 टाइम पे हुआ है। तो जो होता है इक्वेशन 1 माइनस 1/3 इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस लैम्डा T1। ये टाइम इंटरवल कितने में होगा, नंबर 2, T1 टाइम इंटरवल में। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ चुका है। तो हम एक काम करते हैं, ये दो जो इक्वेशन एक के साथ एक डिवाइड कर देते हैं, तो ज़्यादा इजी हो। हमें तो T2 माइनस T1 चाहिए, तो हमें पता है एक्सपोनेंट टर्म डिवाइड करने से वो सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमें इसका फायदा लेना है। तो देखो इक्वेशन 2 से हम 1 को डिवाइड करते हैं, 2 डिवाइड 1, तो क्या आएगा, हम लेफ्ट साइड को पहले लिखते हैं, लैम्डा T1 बाई ई टू द पावर लैम्डा T2। ओके, कितना होगा यहाँ पर 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3 लिख देते हैं, 1 माइनस 1/3, और ये होगा 1 माइनस 2/3। सो जो आएगा ऊपर 2/3 होगा ये, और ये हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर होगा माइनस, माइनस को हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं इसके अंदर, तो T2 माइनस T1 आ जाएगा, 3 कट लो, यहाँ पर 2 आता है, ई टू द पावर लैम्डा T2 माइनस T1। अगर हम एक्सपोनेंट के उठाते हैं तो एक्सपोनेंट उठने से लॉग आ जाते हैं, तो कितने होगा लॉग T2 माइनस T1 इक्वल्स टू लैम्डा इंटू ln2। ओके, अगर ये पोर्शन आप लोग लिख चुके हैं तो मैं इसे मिटा देता हूँ। नाउ देखो, और हम कह सकते हैं T2 माइनस T1 इक्वल्स टू ln2 बाई लैम्डा। ओके, और ये एक्सप्रेशन देखो, ये एक्सप्रेशन हमारा जाना, हम इसे पहचानते हैं, ये एक्सप्रेशन किसका एक्सप्रेशन है, इसे हम गौर करें तो देखो ये एक्सप्रेशन ही हमारा हाफ टाइम का एक्सप्रेशन है, जो होता है यहाँ पर दिया हुआ है 20 मिनट। जो टाइम इंटरवल हमारा आंसर होगा कितना, T2 माइनस T1 20 मिनट, जो आपकी ऑप्शन नंबर सी से मैच करते हैं। ओके, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम दिया गया देखो स्क्रीन पे, के अल्फा वेवलेंथ emitted by an atom of atomic number Z equals to 11 is lambda. Find the atomic number for an atom that emits K alpha radiation with wavelength 4 lambda. तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, Z equals to 6, Z equals to 4, Z equals to 11 एंड Z equals to 44। ये जो चार ऑप्शन के अंदर कौन सा होगा, ये बहुत इजी प्रॉब्लम है, ये मोजलेस लॉ आप लोग जानते हैं, मोजलेस लॉ एक्स रे के रिलेटेड प्रॉब्लम था, मोजलेस लॉ। तो स्टूडेंट्स आप एक एडवाइस है, आप लोग जो थ्योरी है उस थ्योरी को ज़्यादा से ज़्यादा बार पढ़िए, क्योंकि थ्योरी जो है उससे ही आपका कॉन्सेप्ट बनता है, और थ्योरी जो लोग ठीक ठाक जानते हैं उससे ये जो प्रॉब्लम्स होगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगा। सो थ्योरी को ज़्यादा, और जो लॉज को, इक्वेशंस, उसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करना, थ्योरी का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना अपना, तो प्रॉब्लम कुछ नहीं होगा, आप इजीली जो जेई वो क्रैक कर सकते हैं। और आप अगर इस चैनल पे न्यू है तो इस वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उसको आप क्लिक कर देना और लाइक कर देना ये वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जो आपके दोस्तों को भी हेल्प होगा इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से। ओके, नाउ जो प्रॉब्लम वो स्टार्ट करता हूँ। तो प्रॉब्लम तो यह पर देखो, जो के अल्फा वेवलेंथ, तो आपका पता है कि अल्फा वेवलेंथ, ये तो के ऑर्बिटल ऑर्बिट से आ रहा है, कि ऑर्बिट आप लोग जानते हैं n इक्वल्स टू 1 ऑर्बिट को हम के ऑर्बिट कहते हैं, एक्स रे का, दिस इज के ऑर्बिट, इसके फर्स्ट रेडिएशन के अल्फा रेडिएशन। ओके, तो एक्स रे का पार्ट है, एक्स रे कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे है के अल्फा, आप लोगों को पता है एक्स रे का जो कैरेक्टरिस्टिक वेव होता है के अल्फा, उसी एक कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे का एग्जाम्पल है। तो देखो, तो के अल्फा जो एमिट हो रहा है के अल्फा एक्स रे, तो ये एटॉमिक नंबर, एटम कितने का, एटॉमिक जो एटम लिया गया है जिससे एक्स रे एमिट होता है, वो एटम किसके, उसका एटॉमिक नंबर है वो दिया गया है Z इक्वल्स टू 11, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ हो, वो वेवलेंथ कितना, लैम्डा हमें बताया गया है। तो सेम क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए, के अल्फा एटम अगर दूसरे एटम जो, ये तो Z11 था, ये एटम अगर हम चेंज कर देते हैं Z इक्वल्स टू
समथिंग जेड प्राइम से, तो जो के अल्फा का रेडिएशन होगा वो वेवलेंथ कितना होगा, वो वेवलेंथ है 4 लैम्डा। सो सॉरी, जेट कितना होगा, जो न्यू एटॉम का जेट कितना होगा। ओके, जेट दैट इज का एटॉमिक नंबर कितना होगा, वो एटॉम क्या होगा। तो जेड इक्वल्स टू 11 हमने जो एटम लिया था उसका के अल्फा वेवलेंथ का, के अल्फा जो एमिशन एक्सरे का वेवलेंथ कितना है, ये है उसका वेवलेंथ। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमने नया एटम लिया है जो जेड है, हम नहीं जानता उसका के अल्फा वेवलेंथ का, के अल्फा जो एमिशन एक्सरे का वेवलेंथ कितना है, ये है उसका वेवलेंथ। तो हमारा क्वेश्चन जो है, हमने नया एटम लिया है जो जेड है, हम नहीं जानते उसका अमाउंट क्या है। ओके, जिसका वेवलेंथ हमें बताया गया है कितना, 4 लैम्डा वेवलेंथ है। तो इसे निकालने में हमें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत इजी प्रॉब्लम है। अगर आपको मोजलेस लॉ पता है, मोजलेस लॉ जानते हैं, मोजले कौन है, मोजले जिसने पीरियोडिक टेबल बनाया था, लेटेस्ट जो पीरियोडिक टेबल आप देखते हैं वो मोजले का दिया गया पीरियोडिक टेबल है। सो मोजलेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मोजलेस लॉ वी नो जो फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी का रूट ओवर ओ ए इंटू जेड माइनस बी, एक्चुअली वो जेड के प्रोपोर्शनल होता है। ओके, तो हम इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनल टू जेड। तो इस फॉर्म में लिखने से ये ज़्यादा, यहाँ पर ए और बी दो कांस्टेंट है, जहाँ पर एक कांस्टेंट बी को हम स्क्रीनिंग फैक्टर करते हैं। आप लोगों का स्क्रीनिंग फैक्टर आप केमिस्ट्री में देखे हैं, पी ऑर्बिटल एस पी ऑर्बिटल, तो उससे रिलेटेड है स्क्रीनिंग फैक्टर। तो हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप यहाँ पर देखिए, हम इससे स्क्रीनिंग फैक्टर की वैल्यू कि अल्फा के लिए जो लिया जाता है स्क्रीनिंग फैक्टर फॉर कि अल्फा, जो स्क्रीनिंग फैक्टर होता है वो कितना लिया जाता है, बी इक्वल्स टू, ये हमको मेमोराइज करना पड़ेगा। ओके, तो रूट ओवर अगर हम उठा देते हैं तो कितना आता है, ए स्क्वायर जेड माइनस बी होल स्क्वायर। ये रहा आपका इक्वेशन। नेक्स्ट, इसे ये तो फ्रीक्वेंसी के टर्म में दिया हुआ है, हमें चाहिए वेवलेंथ। तो हमें वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी रिलेशन पता है, v इक्वल्स टू न्यू लैम्डा वेवलेंथ के रिलेशन से। तो देखो, तो यहाँ पर तो लाइट का वेवलेंथ एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, तो उसके लिए वेलोसिटी जो होगा वैक्यूम में c होता है, c बाई लैम्डा इक्वल्स टू ए स्क्वायर जेड माइनस बी स्क्वायर। ओके, और हमें तो ये 1 पता है, तो हम इसे 1 कर देते फॉर की अल्फा। इस ये है आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा, बी का वैल्यू जो 1 लेना पड़ता है के अल्फा के लिए। ठीक है, तो हम ये मिटा देते हैं पिक्चर। अब देखो, इसे हम जो रेशियो कर देंगे, सपोज लैम्डा 1 बाई लैम्डा, ये देखो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड से होता है। तो जब लैम्डा 1 लेते तो जेड 1 माइनस 1 स्क्वायर होगा नीचे, और ऊपर होगा जेड 2 माइनस 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर ना 1 स्क्वायर, हाँ 1 स्क्वायर। तो देख लेते हैं, तो अगर हम लैम्डा 1 को इनिशियल जो वेवलेंथ लैम्डा, इसे सपोज ये है लैम्डा 1 एंड जेड 1, एंड सपोज दिस इज जेड 2 एंड 4 लैम्डा इज लैम्डा 2। तो हम जब सब्स्टिट्यूट करते हैं लैम्डा बाई 4 लैम्डा, जेड 1 का वैल्यू जो जिसे हम जेड इक्वल्स टू 11 पता है वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, और जो यहाँ पर रहता है जेड 2 माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर, अब देखो लैम्डा लैम्डा कट जाता है यहाँ पर, तो कितना आते हैं, जेड 2 माइनस 1 स्क्वायर, सॉरी जेड 2 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 10 स्क्वायर मतलब 100 डिवाइडेड बाई 4 25 होता है। ओके, स्क्वायर उठा दो तो ये आ जाएगा आपके लिए 5, और जेड 2 इक्वल्स टू बिकम्स 6। सो दिस इज द आंसर जो आपकी ऑप्शन ए से मैच करता है। वेरी इजी, यू कैन सॉल्व इट इजीली। तो ये छोटा छोटा फॉर्मूला जो बहुत काम की चीज़ है, ये आपके परफेक्ट शॉर्ट नंबर्स के लिए बहुत अच्छे है। तो ये क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जेई में ऐसा बहुत कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, जस्ट कॉन्सेप्ट यूज करके निकालना पड़ेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं हम, तो क्या दिया गया है, द ट्रांजिशन फ्रॉम द स्टेट n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3 इन अ हाइड्रोजन लाइक एटॉम रिजल्ट्स इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो क्या बोला गया है, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का रेंज दिया गया है, तो वो किस ट्रांजिशन से किस ट्रांजिशन पे मिलता है हमें, n इक्वल्स टू 4 टू n इक्वल्स टू 3।
तो ये है अल्ट्रावायलेट रीजन। ओके, ये भी एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम है आप लोगों के लिए। और इंफ्रारेड रेडिएशन विल बी ऑब्टेन्ड इन द ट्रांजिशन फॉर ऑप्शंस 2 to 1, ये ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट टू सेकंड ऑर्बिट एंड फिफ्थ ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इंफ्रारेड रेडिएशन रेडिएशन उसका रीजन से कितना होगा, रीजन क्या होगा, ये रीजन कितना होगा, ये कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुइटेबल है। तो देखो, पहले तो अल्ट्रावायलेट रीजन का जो एनर्जी होता है ये बहुत होता है। अल्ट्रावायलेट रे आप जानते हैं, अल्ट्रावायलेट रे बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन होता है। वहाँ पर दूसरे और इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है वो बहुत कम एनर्जी का होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन हमारे जो बॉडी से भी, वहाँ से भी इंफ्रारेड रेडिएशन निकलता है, तो वो ज़्यादा एनर्जेटिक रेडिएशन नहीं होता है। और आपको पता है जो बोर्स ऑर्बिट का जो बोर्स थ्योरम था पोस्टुलेट्स, उसके अंदर थर्ड जो पोस्टुलेट था वो तो आपने पढ़ा हुआ है, पढ़े हो। तो उस पोस्टुलेट के मुताबिक जो होता है, अगर एनर्जी गैप ज़्यादा हो गए तो ज़्यादा रेडिएशन होता है। तो हम जानते हैं जो रेडियस हमारा पहले गैपिंग फर्स्ट वीक का जो रेडियस होता है ये न्यूक्लियस से, जो फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड ऑर्बिट, इसके अंदर गैपिंग ज़्यादा है। और जितने आप ऊपर जाएंगे तो एनर्जी गैपिंग कम होते जाएगी। ठीक है, ये ज़्यादा क्लोज होता है। जो हायर ऑर्बिट्स होता है वो अपने आप में ज़्यादा क्लोज ऑर्बिट्स होता है। ये फोर्थ फिफ्थ लास्ट ऑर्बिट सर जो होता है, लास्ट दिक का जो ऑर्बिट्स होता है वो नियरली क्लोज टू ईच अदर। तो हमें पता है जो गैपिंग ज़्यादा होगी वहाँ पर, ये तो एनर्जी गैप्स होता है एक्चुअली, तो गैपिंग ज़्यादा होने से एनर्जी गैप ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखो, जो सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट होता, अगर चॉइस करूँ मैं, तो सेकेंड टू फर्स्ट ऑर्बिट ये एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होगा। तो दूसरे ऑप्शन पे भी सेम। तो ये जो 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में अब इस ये जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर ये 2 गैपिंग्स कवर करते हैं। ये फोर्थ टू सेकंड जो ऑर्बिट उसके अंदर ट्रांजिशन लेता है, जिस तो ये ऑर्बिट गैप ज़्यादा हो गया, तो इसे तो पहले हम क्रॉस नहीं ले सकते, ये भी हम नहीं ले सकते क्योंकि ये ऑर्बिट गैपिंग्स भी ज़्यादा हो गए, 3 to 2 एंड 2 to 1। जो फोर्थ ऑप्शन बचता है, फोर्थ ऑप्शन बचे हुए हैं, ये फोर्थ ऑप्शन ही लास्ट ऑर्बिट्स की गैपिंग, जो गैपिंग क्लोज होगा, इसलिए इसका जो एनर्जी रिलीज, इसका अमाउंट भी क्लोज होगा। तो आपके लिए जो ए ऑप्शन फिफ्थ ऑर्बिट टू फोर्थ ऑर्बिट, ये करेक्ट रहेगा। तो ये जो आंसर जेई में आप करेंगे, ये आंसर्स आपको ऑप्शन देख के करना पड़ेगा। ओके, इसके कोई फॉर्मूला नहीं होता, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से दिए गए हैं। सो स्किप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ से रिलेटेड है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स देखो, इलेक्ट्रॉन्स विद डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा फॉल ऑन द टारगेट इन द एक्स-रे ट्यूब, द कट ऑफ वेवलेंथ ऑफ द एमिटेड एक्स-रे। ओके, इस ऑप्शन जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, वो क्या है, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2mc लैम्डा स्क्वायर बाई h, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू h बाई mc, एंड लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2m स्क्वायर बाई c स्क्वायर लैम्डा क्यूब बाई h, एंड ऑप्शन डी लैम्डा नॉट इक्वल्स टू लैम्डा। ये जो 4 ऑप्शंस, तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखो, तो हम जानते हैं जो एक्स रेडिएशन होता है वो इलेक्ट्रॉन के एमिशन से होता है। इलेक्ट्रॉन जब कोई एटम पे स्ट्राइक करता है, उस एटम की जो इंटरनल इलेक्ट्रॉन्स है उसकी ट्रांजिशन की वजह से हमें एक्सरे मिलता है। तो हमारा जो एटम स्ट्राइक कर रहा है उसका जो एनर्जी होगा वही एनर्जी आपकी एक्सरे का एनर्जी होगा। तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं जो एक्सरे का एनर्जी कितना होता है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है वो बताया गया है, वेवलेंथ बताया गया है ऑफ द इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए मटेरियल, तो इसका मैटर वेव होता है। तो मैटर वेव मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ओके, सो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना बोला गया है, लैम्डा। सो हम लैम्डा से रिलेट कर लेते हैं एनर्जी का टर्म। सो कैसे रिलेट कर सकते हैं हम, देखो एच बाई पी हमें पता है, पी इक्वल्स टू जो मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम के टर्म इन टर्म्स ऑफ एनर्जी हमें पता है, पी इक्वल्स टू रूट टू एम ई। ये तो आप लोग जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी के टर्म में लिख सकते हैं, पी इक्वल्स टू रूट टू एम के वायर, के इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, एम जो है इलेक्ट्रॉन का मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नाउ सी हमें एनर्जी का टर्म इन टर्म्स ऑफ लैम्डा पे निकलना पड़ेगा। जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उस फोटोन की एनर्जी के साथ सेम होगा। तो एनर्जी कितना होगा यहाँ पर, तो देखो 2m के अगर लिख लेता हूँ, 2m के यहाँ पर लो आप, एच बाई लैम्डा उसका स्क्वायर होगा, एच बाई लैम्डा स्क्वायर, और वी कैन से k इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू 2m।
ओके, तो ये रहा हमारा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। हो गया। ये जो काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी जो एक्सरे एमिट होता है उसके एनर्जी से सेम होगा। एक्सरे तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और फोटोन की एनर्जी फोटोन कह सकते हैं। तो उसकी एनर्जी कितना होता है एक्सरे का एनर्जी से? एक्सरे का जो एनर्जी है, सो हम दूसरे कलर से लिखते हैं, एक्सरे का जो एनर्जी के कितना होगा, तो हमें पता है इक्वेशन E इक्वल्स टू एच न्यू, वेयर E इक्वल्स टू एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ द एनर्जी, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू वेवलेंथ ऑफ द फोटोन है, तो एक्सरे फोटोन है, एक्सरे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सो एक्सरे का एनर्जी फ्रीक्वेंसी होगा, तो हमें वेवलेंथ की टर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसे, तो सी बाई लैम्डा नॉट से, ये वेवलेंथ एक्सरे वेवलेंथ से। ओके, सी तो लाइट का वेलोसिटी, ए सी बाई लैम्डा, न्यू फ्रीक्वेंसी को हमने लैम्डा के टर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। अब ये जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से सेम होगा। ओके, तभी हमें थ्रेशोल्ड, ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, दैट इज ए सी बाई लैम्डा नॉट, हम इसके साथ मैच कर सकते हैं, ए स्क्वायर बाई लैम्डा स्क्वायर 2m। आप लोग भी कैलकुलेट करोगे, तो कैलकुलेशन के बाद जो आता है लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 2mc लैम्डा स्क्वायर बाई एच। देखो ये रहा हमारा एक्सप्रेशन। ओके, जो ऑप्शन नंबर ए से मैच करता है। स्टूडेंट्स, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो डायमेंशन एनालिसिस से रिलेटेड है और आपको थर्मोडायनामिक्स से भी आप रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट दिया गया है। द स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट ऑफ ए गैस आर मेजर्ड एज Cp इक्वल्स टू 12.28 प्लस माइनस 0.2 यूनिट्स एंड Cv इक्वल्स टू 3.97 प्लस माइनस 0.3 यूनिट्स। फाइंड द परसेंटेज एरर इन R वेयर R इज द रियल गैस कांस्टेंट। तो ये है हमारा क्वेश्चन और जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ए 6.016%, बी 60.16%, सी 0.61%, डी 12%। सो लेट्स चेक व्हाट विल बी द आंसर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? तो देखो हम लोग जानते हैं यहाँ पर जो वैल्यू दिए गए हैं, एक सीपी दिए गए हैं, सीपी का वैल्यू कितना दिया है? सीपी इक्वल्स टू 12.28 प्लस माइनस 0.2, ये है सीपी का वैल्यू यूनिट्स। ओके, एंड द सीबी का वैल्यू जो दिया गया है, सीबी का वैल्यू है 3.97 प्लस माइनस 0.3 यूनिट्स। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर सप्लाइड है और हमें जो निकालना है इसकी परसेंटेज एरर निकालना है। ओके, तो लेट्स चेक द परसेंटेज एरर यहाँ पर कितना आता है। देखो किसका परसेंटेज एरर निकालना है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो हमें जो रिलेशन पता है थर्मोडायनामिक्स से वो है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इक्वल्स टू Cp माइनस Cv, ये है नॉर्मल रिलेशन। तो हमें परसेंटेज एरर इन R निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालते हैं परसेंटेज एरर इन R? तो देखो परसेंटेज एरर इन R वो ऐसा होता है कि अब फ्रैक्शनल एरर ले लो, ये है एरर का टर्म वैल्यू R डेल R बाई R इंटू 100%। अब देखो यहाँ पर जो रिलेशन होता है R इक्वल्स टू Cp माइनस Cv, ये रिलेशन को हम डिराइव करते हैं, डेरिवेटिव जो लेते हैं तो ये होता है डेल Cp प्लस डेल Cv। हम हर वक्त मैक्सिमम जो एरर उसे ही लेते हैं कंसिडरेशन में, तो ये एरर मैक्सिमम तभी होगा जब हम प्लस साइन लेंगे। यहाँ पर स्टूडेंट गलतियां कर लेते हैं कि वो माइनस साइन दे, क्योंकि यहाँ पर माइनस साइन है। तो यही है जो पॉइंट आप लोगों को आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये देखो डेल आर इक्वल्स टू Cp प्लस Cv, जो डेल Cp होता है ये इस टर्म को हम डेल Cp कहते हैं, जो एरर प्रिसाइशन वैल्यू है ये डेल Cv, यही है हमारे एरर इन Cp एंड Cv होगा। तो हम इसे यहाँ पर पुट कर देते हैं नीचे से, डेल Cp प्लस डेल Cv। ओके, ये तो हमारा डेल आर निकला और ये जो आर है फ्रैक्शन एरर का वो क्या है? एक्चुअल Cp माइनस Cv का वैल्यू का डिफरेंस होता है इंटू 100%। अब देखो ये जो परसेंटेज हम यहाँ से ले सकते हैं, जो कितना दिया गया है 0.2 प्लस 0.3, और नीचे जो वैल्यू Cp माइनस Cv ये दोनों का डिफरेंस होगा 12.28 जो यहाँ पर है, एंड Cva माइनस 3.97 इंटू 100% होगा। तो ये कैलकुलेशन आप जब कर लोगे तो ये कैलकुलेशन के बाद जो रिजल्ट आता है वो आएगा 6.016%। तो ऑप्शन नंबर वो होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हम नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो देख लो स्क्रीन पे। चार्जेस Q, 2Q and 4Q are uniformly distributed in three dielectric solid sphere। जो sphere 3 पिक्चर दिया गया है, 1, 2 and 3 of radii r/2, पहला स्फीयर, नंबर r and 2r as shown in figure। तो तीनों फिगर में तीन स्फीयर दिए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हो तीन स्फीयर, उसकी रेडियस भी दिए गए हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है, इफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P at a distance r from the center of the sphere 1, 2 and 3। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो तीनों का टर्म दिए गए हैं 1, 2 and 3 नंबर स्फीयर का, वो क्या है?
E1 E2 एंड E3 रेस्पेक्टिवली। तो हमें बताना पड़ेगा इन चारों ऑप्शन से E1 E2 E3 में कौन ज्यादा कौन कम कौन थोड़ा कम है। तो देख लो यहाँ पर जो ये स्फीयर तीनों है डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, नॉट ए कंडक्टिंग स्फीयर। तो इसका रेडियस जो दिया गया है स्फीयर नंबर 1 का रेडियस ये r रेडियस का है, r/2 रेडियस का स्फीयर है, ठीक है। और इसके r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है p, और चार्ज कितने हैं इसकी ऊपर, चार्ज टोटल चार्ज दिए गए हैं q, स्फीयर 1। स्फीयर 2 जो है, स्फीयर 2 कितने हैं, स्फीयर 2 q, उसका रेडियस भी रेडियस ज़्यादा बड़ा है इसके, उसका रेडियस दिए गए हैं स्मॉल r है, और जो पॉइंट है वो पॉइंट भी स्मॉल r डिस्टेंस के ऊपर p पॉइंट पे है। और जो चार्ज स्फीयर पे दिए गए हैं, चार्ज का अमाउंट कितना है, चार्ज का अमाउंट 2q है, और ये स्फीयर 2 है। ओके, तो स्फीयर 3 देख लेते हैं। स्फीयर 3 वो 2r रेडियस का है, ये ज़्यादा बड़ा स्फीयर होगा, तो मैंने ड्रॉ कर लिया ज़्यादा बड़ा स्फीयर, ये 2r रेडियस का है स्फीयर का रेडियस, एंड जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस अवे पे है, ठीक है। ये r डिस्टेंस अवे पे p पॉइंट कंसीडर किया गया है। ये तीनों स्फीयर, ये r डिस्टेंस, इसके अंदर चार्ज कितना दिया गया है 4q, तो ये स्फीयर 3। यहाँ पर आप लोगों को फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का प्रॉब्लम। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के क्या है, ये है आउटसाइड एक्सटर्नल पॉइंट, ये सरफेस पॉइंट, और ये इंटरनल पॉइंट पे है। तो पहले फॉर्मूला जो है एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के वो हम देख लेते हैं। नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर आउट जो होता है, ये आउट ये होता है फॉर्मूला के क्यू, हम नॉर्मल फॉर्मूला लिखते हैं इसके लिए, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। ओके, वेयर एक्स ग्रेटर देन आर, जो आउटसाइड पॉइंट है, एक्स एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, आर्बिट्ररी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो ये होता है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का आउटसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। ऑन द सरफेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होता है वो एक्स इक्वल्स टू आर हो जाता है। ओके, यहाँ पर स्मॉल आर जो है ये स्फीयर का रेडियस माना गया है। तो ई सरफेस जो होगा, ई सरफेस ई इक्वल्स टू के क्यू, इसके वैल्यू आर हम पुट कर देते हैं, तो ई इक्वल्स टू कांस्टेंट वैल्यू होता है सरफेस पे। और नेक्स्ट इनसाइड द स्फीयर, जो इनसाइड द कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट सॉलिड स्फीयर होता है, वो होगा एक्स लेस देन आर। तो ये आपको डिराइव करके भी आ सकते हैं, आपको मेमोराइज करना होगा एग्जाम के लिए, तो टाइम को टाइम ज़्यादा कम लगे इसके लिए। तो इसका वैल्यू जो होता है के क्यू, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखते हैं इसके के क्यू, तो नेगेटिव साइन होगा, ये तीनों यहाँ पर नेगेटिव साइन आता है, मगर हम इसका जस्ट मैग्नीट्यूड लेते हैं, के क्यू आर, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर। एक्स पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन ऑफ द पॉइंट इन तीनों केसों में, और आर जो स्फीयर का रेडियस ऑफ द स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर, क्यू चार्ज, टोटल चार्ज इन द स्फीयर। ये तीन कंडीशन, ये एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का तीन इक्वेशन है जो हमें सॉल्व करने से आता है। तो फर्स्ट स्फीयर देख लेते हैं हम। फर्स्ट स्फीयर पे क्या दिया गया है, यहाँ पर जो एक्स है, एक्स होगा स्मॉल आर, कैपिटल आर सॉरी, देख सकते हैं एक्स का वैल्यू कितना होता है, इस फॉर्मूला से मैच करके देखते हैं। तो एक्स इक्वल्स टू कैपिटल आर, पॉइंट पोजीशन का वो आर डिस्टेंस पे है, चार्ज का अमाउंट कितना है कैपिटल क्यू, और रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो आर बाई 2। तो हमें ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, तो ये आउट हमें यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा। तो के कैपिटल क्यू बाई एक्स का वैल्यू कितना है स्मॉल आर स्क्वायर, ये होगा। तो ये आउट का वैल्यू यहाँ पर E1 है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम E2 का भी वैल्यू चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो r इक्वल्स टू रेडियस भी आर है, एंड x इक्वल्स टू वो भी आर है, पोजीशन भी आर पे है। तो ये पॉइंट कहाँ पर है, ये सरफेस पॉइंट, जो सरफेस का जो फॉर्मूला होता है, सरफेस का फॉर्मूला यहाँ पर आप देख सकते हैं, ई सरफेस। तो E2 कितना होगा, E2 इक्वल्स टू के क्यू, चार्ज का अमाउंट कितना है 2q, ओके, बाई आर स्क्वायर। तो सरफेस जो रेडियस वो आर होगा, ये दोनों ही आर है, आर स्क्वायर। तो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। और नंबर 3 नंबर स्फीयर जो, ये देखो, ये पॉइंट इंटरनल इनसाइड द स्फीयर है, डायलेक्ट्रिक जो है उसके अंदर ये स्फीयर है। यहाँ पर देखो स्मॉल आर इक्वल्स टू 2r, रेडियस भी ज़्यादा है स्फीयर का, एक्स का जो वैल्यू है, एक्स का जो वैल्यू है वो आर दिया गया है, एंड जो चार्ज का अमाउंट है क्यू, वो कितना दिया गया है 4q। तो हमें तीनों वैल्यू आ गया, और इसका जो फॉर्मूला है हमें इससे मिलेगा, ये इनसाइड पॉइंट पे जो आता है ई इनसाइड, तो ये E3 हमारा, E3 इक्वल्स टू क्या होगा फॉर्मूला के मुताबिक, के क्यू का वैल्यू 4q होगा, ओके, इंटू एक्स। तो यहाँ पर एक्स कितना है, इंटू कैपिटल आर बाई, सॉरी ये फॉर्मूला आर क्यूब होगा, ओके, आप लोग ये ठीक कर लीजिए, ये आर क्यूब होता है। तो आर क्यूब स्फीयर का रेडियस 2r
ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो इतना आता है K4QR/8R3, 2 रखने से स्क्वायर आता है KQ/2R²। तो देखो ये वैल्यू, तीनों के जो वैल्यू कंपेयर करने से ये सबसे ज़्यादा होता है। देखो E2 मैक्सिमम एंड ये हाफ हो जा रहा है E3 मिनिमम, तो ये मैक्सिमम वैल्यू देता है, यहाँ पर ये मिनिमम है। तो हम लिख सकते हैं E2 ग्रेटर देन E1 का वैल्यू मिडिल, E1 ज़्यादा बड़ा है E3 से, और मिनिमम वैल्यू है E3 का। पहले ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा होता है 2E1 E3, ऑप्शन नंबर सी। आप चेक कर लो, ऑप्शन नंबर सी से ये आएगा, मैच करता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आप ये अगला क्वेश्चन जो देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि ए फ्यू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 फिक्स्ड एट टू डिफरेंट पॉइंट्स टू द एक्स एक्सिस शोन इन फिगर, दिस लाइन सजेस्ट Q1 एंड जो चार ऑप्शन है मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ Q2, नंबर बी मॉड ऑफ Q1 ग्रेटर देन मॉड ऑफ लेस देन मॉड ऑफ Q2, और जो तीसरा ऑप्शन है वो एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द Q1 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, और जो चौथा ऑप्शन है वो क्या है एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, और ये इसका कॉरस्पॉन्डिंग फिगर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का ग्राफ दिया गया है यहाँ पर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब दिया है तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ पर ज़्यादा डेंसर होता है, ये जिस चार्ज का वैल्यू ज़्यादा होता है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा डेंसर, और यहाँ पर Q2 इस चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डेंसिटी थोड़ा कम दिख रहा है यहाँ पर। तो हम ये कह सकते हैं ये जो वैल्यू के दिख से वैल्यू के तरफ से ये ज़्यादा होगा, Q1 ज़्यादा होगा Q2 की Q से। ये हमारा पहला ऑप्शन था, ये करेक्ट होगा। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और दूसरा जो ऑप्शन देखो यहाँ पर, तो ज़्यादा Q2 जो है इसके अंदर फील्ड लाइंस एंटर कर रहा है। हम जानते हैं कि फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज के अंदर जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं Q2 नेगेटिव चार्ज है। ये एक्स्ट्रा ये जो पूछा नहीं है हमको। तो और क्या पूछा है यहाँ पर, नाल पॉइंट कहाँ पर होगा, तो देखो नाल पॉइंट यहाँ पर भी होगा एक पॉइंट, नाल पॉइंट Q1 के पास जो ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि Q1 जो चार्ज वो ज़्यादा मैग्नीट्यूड में बड़ा है, तो और Q2 जो चार्ज है वो मैग्नीट्यूड में थोड़ा कम है, इसलिए नाल पॉइंट इसके पास होने का चांस ज़्यादा है। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन डी है वहाँ पर किया गया एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द Q2 द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, क्योंकि ये चार्ज छोटे अमाउंट में है तो नाल पॉइंट हमें बहुत पास। नाल पॉइंट क्या होता है, नाल पॉइंट जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो, और जो मैग्नीट्यूड में कम कम चार्ज है वो मैग्नीट्यूड कम वाला चार्ज जो वो ज़्यादा पास होगा, उसके पास ज़्यादा होगा नाल पॉइंट, जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा वीक होगा तो उससे दूर होगा चार्ज है नाल पॉइंट। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट। ये बहुत ऑप्शन दोनों ऑप्शन होंगे, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आप देख रहे हैं एक तो मैग्नीट्यूड के दिख से Q1 चार्ज ज़्यादा है, एंड दूसरा जो Q2 के पास नाल पॉइंट का होने का चांस जो टू द राइट ऑफ द एट ए फाइनाइट डिस्टेंस टू द राइट ऑफ द चार्ज Q2, जो ऑप्शन नंबर डी। तो बहुत दो टू ऑप्शन आर करेक्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है तो एक क्यूब से फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। तो देखो, तो ए क्यूबिकल रीजन ऑफ साइड ए हैज इट्स सेंटर एट द ओरिजिन, इट इनक्लोजेस थ्री फिक्स्ड पॉइंट चार्जेस -q एट 0, -a/4, 0 +3q जो किया है 0, 0 पोजीशन पे, एंड चार्ज -q एट 0, +a/4, 0। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये हमारा एक फिगर दिया गया है और जो चार ऑप्शन है आप देख सकते हैं चार ऑप्शन। तो उसके बाद देखो आप, तो क्या दिया है, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इक्वल्स टू +a/2 इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इक्वल्स टू -a/2, ये पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन दिया गया है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इक्वल्स टू +a/2 इज मोर देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इक्वल्स टू -a/2। थर्ड ऑप्शन जो है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द एंटायर सरफेस एंटायर रीजन इज -q/ε0 दिया है। नंबर डी जो ऑप्शन है द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन z इक्वल्स टू +a/2 इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इक्वल्स टू +a/2। ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो फ्लक्स रिलेटेड क्वेश्चन है, हमें फ्लक्स का अमाउंट देखना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसे हम चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के में क्या बोला गया, यही कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया था नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन, जो फ्लक्स का अमाउंट है वो प्लेन x इक्वल्स टू +a/2, जो कि ये है, ये प्लेन जो फ्रंट वाला प्लेन दिख रहा है आप लोगों को, ये प्लेन है, ठीक है। और उसके साथ इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स x इक्वल्स टू -a/2। तो हमारा जो चार्ज का पोजीशन है देख लो, चार्ज का जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, 0, -a/4, 0, 3 क्यूब जो चार्ज है वो 0, 0 एट द सेंटर ऑफ द क्यूब है,
और जो तीसरा चार्ज माइनस क्यू वो उसका पोजीशन है 0, प्लस a/4, 0। तो एक्स प्लेन के रिस्पेक्ट में ये दोनों चार्जेस सेम डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट वाला साइड है और जो बैक साइड, x इक्वल्स टू a/2 जो प्लेन दिख रहा है आपको फिगर में, वो फ्रंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्रंट साइड ऑफ द फ्रंट फेस, क्यूब का फ्रंट फेस रिप्रेजेंट करता है। एंड x इक्वल्स टू माइनस a/2 वो क्यूब का बैक फेस रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन y एक्सिस के अंदर है, चार्ज आप देख सकते हैं ये टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन y एक्सिस पे है, तो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो इक्वल डिस्टेंस में है। तो हम कह सकते हैं यहाँ से जो फ्लक्स का जो अमाउंट होगा एक्स एक्सिस के फ्रंट साइड और फेस पे और बैक फेस पे, वो दोनों सेम होगा एज द टू फेसेस आर एट सिमेट्रिक डिस्टेंस। बस सिमेट्रिक सेपरेशन आप भी कह सकते हैं। तो फ्लक्स का अमाउंट क्या होगा, दोनों सरफेस से सेम होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमें करेक्ट होगा यहाँ पर। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो दिया गया है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन y इक्वल्स टू प्लस a/2 इज मोर देन द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स y इक्वल्स टू माइनस a/2। तो इस बार जो दोनों प्लेन दिए गए हैं, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हैं यहाँ पर s के जगह पर y को कहा गया है। तो ये भी देख लो, आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक रहेगा इस दोनों की फेस के रिस्पेक्ट में, क्योंकि इस चार्ज ये भी नेगेटिव माइनस क्यू चार्ज है और ये जो फेस आप देख सकते हैं, ठीक है, और ये जो फेस साइड वाला फेस आप दिख रहे हैं, ये दोनों फेस में क्या है, दोनों फेस में चार्ज का जो अमाउंट चार्ज से सेम सेपरेशन डिस्टेंस पे है, ठीक है। मैं साइड पे ड्रॉ करता हूँ, ये भी यहाँ से जो माइनस क्यू चार्ज है माइनस a/2 डिस्टेंस अवे है, ठीक है, और सॉरी a/4 डिस्टेंस अवे है, और उसके बाद 3q चार्ज वो मिडिल पे है, फिर उसके बाद माइनस क्यू, ये तो y हमारा प्लेन है, y इक्वल्स टू माइनस a/2, और फिर नेगेटिव चार्ज जो कि इस प्लेन से हमारा y इक्वल्स टू प्लस a/2 जो प्लेन है उससे सेम डिस्टेंस पे है, a/4 डिस्टेंस पे आप लोग देख सकते हैं। तो देखो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है सिमेट्रिक है, इससे भी इसके पास ये माइनस क्यू है, इसके पास ये माइनस क्यू है, और 3q इन मिडिल पॉइंट में। तो हम यहाँ पर भी कह सकते हैं जो चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो दोनों के लिए सेम होगा एज द सिमेट्रिक। बट ऑप्शन पे जो दिया गया है, ऑप्शन पे यह बोला गया है जो इस प्लेन से ज्यादा फ्लक्स आएगा, इस प्लेन से कम फ्लक्स आएगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर भी सिमेट्रिक डिस्टेंस मेंटेन करना, सिमेट्रिसिटी मेंटेन करना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हम कह सकते हैं यहाँ पर भी कि फ्लक्स का अमाउंट दोनों फेसेस से सेम होगा, मगर ऑप्शन तो यहाँ पर कुछ और ही दिया है, तो हमें जो बी वाला ऑप्शन है वो नॉट करेक्ट, ठीक है। अब सी वाला ऑप्शन चेक किया जा सकता है। तो सी वाला ऑप्शन आप लोग जानते हैं, सी वाला ऑप्शन कैसे आते हैं, ये तो हमारा गॉस लॉ है, ठीक है। आप लोग जानते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इनसाइड आ सरफेस, ये तो क्लोज सरफेस है, ठीक है। अब लोगों को पता है टोटल चार्ज होगा जो, तो किससे करेंगे हम, गॉस थ्योरम से, गॉसेस थ्योरम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई इक्वल्स टू जो होगा, गॉस ने बताया है टोटल चार्ज को, नेट चार्ज कितना है, माइनस क्यू प्लस 3q माइनस क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो चेक कर लेते हैं कितना होता है, यहाँ पर q बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आता है, जो हमारा सी ऑप्शन से मैच करता है। तो सी ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा, ओके, सी ऑप्शन भी करेक्ट। अब हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो क्या है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन z इक्वल्स टू a/2 प्लस a/2 इज इक्वल टू द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्रॉसिंग द प्लेन x इक्वल्स टू प्लस a/2। तो थर्ड जो प्लेन बोला गया है, ये प्लेन और x इक्वल्स टू फ्रंट वाला प्लेन, ठीक है, फ्रंट एंड अपर प्लेन, इन दोनों प्लेन में चार्ज का जो फ्लक्स निकलेगा चार्ज से वो इक्वल होगा क्या, ये हमें देखना है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो y एक्सिस के बराबर है, ठीक है। तो इससे हम कह सकते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ये भी सिमेट्रिक रहेगा, जो ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर भी x इक्वल्स टू देख लो z इक्वल्स टू प्लस a/2 एंड x इक्वल्स टू प्लस a/2, ये दोनों फेस, ठीक है, ये दोनों फेस के लिए ये तो रहा साइड अपर फेस और x इक्वल्स टू 2 ये फ्रंट फेस। इन दोनों फेस के लिए क्या होगा, यहाँ पर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो मिडिल पॉइंट से जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर भी और फ्रंट से भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिसिटी जो क्योंकि मेंटेन कर रहा है, तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर सेम होगा, इससे भी सेम फ्लक्स निकलेगा, इससे भी फ्लक्स, ये पूरा चार्ज जो है ये क्यू के अंदर एकदम आप कह सकते हैं मिडिल पोजीशन पे है, सिमेट्रिक पोजीशन पे है। सो इसलिए हर एक फेस से जो फ्लक्स का जो अमाउंट है वो जेड और एक्स एक्सिस के बराबर, दोनों फेस के जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेसेस है उससे भी और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर जो फेसेस है उससे भी सेम सेम है।
रहेगा, क्योंकि फ्लक्स देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस बराबर कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं आया, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वाई एक्सिस बराबर। सो फ्लक्स का जो फ्लक्चुएशन होगा वो वाई एक्सिस की तरह होना चाहिए था, मगर वाई एक्सिस के रेस्पेक्टिव में भी जो परपेंडिकुलर प्लेन्स है वहाँ पर भी फ्लक्स सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण इससे भी ये दोनों वाई एक्सिस के चार्ज जो फ्लक्स निकलेगा वो सेम होगा। सो हम कह सकते हैं फाई वाई इक्वल्स टू फाई वाई माइनस वाई, ठीक है। और यहाँ पर कह सकते हैं फाई अलोंग एक्स प्लेन्स परपेंडिकुलर प्लेन्स टू द एक्स एक्सिस एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, एंड ये जो सेम रहेगा परपेंडिकुलर प्लेन टू द नेगेटिव जेड एक्सिस। ये चार ऑप्शन, तो हमारा जो डी ऑप्शन वो भी करेक्ट है। तो आपको जो ए सी डी ये चारों ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ओके, सो हम नेक्स्ट, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, तो हम नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन पे जाते हैं, देख लेते हो। तो देखो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग प्लेट्स ऑफ एरिया एस एंड प्लेट सेपरेशन डी has capacitance C1 in air when two dielectrics of different relative permittivities जो दिया गया है epsilon 1 equals to 2 and epsilon 2 equals to 4, ये जो permittivity are introduced between the two plates। देख सकते हैं दोनों प्लेट में कैसे दो डायलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस किया गया है, shown in the figure। so figures देख सकते हैं the capacitance becomes C2, जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो पहले तो एयर मीडियम था, C2 हो जाता है टोटल कैपेसिटेंस। तो हमें जो रेशियो मांगा गया है C2/C1, तो चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं। नाउ लेट्स सी, देखो पहले जो एयर मीडियम था तब क्या होगा, कैपेसिटेंस उसको C1 डिनोट किया गया है या C1 से, और आफ्टर जो कैपेसिटेंस वो C2 से डिनोट। तो उससे पहले हमें पैरेलल प्लेट जो कैपेसिटर होता है उसका फॉर्मूला जानना पड़ेगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, इस कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, एप्सिलॉन इक्वल्स टू के एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, ये होता है फॉर्मूला। पर के डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट होता है और रिलेटिव परमिटिविटी, ठीक है, और एस तो सरफेस एरिया, डी इंटरमीडिएट सेपरेशन। तो यही फॉर्मूला हमारा काम आएगा। तो हम अब चेक कर लेते हैं, जब कोई भी मीडियम एयर मीडियम है, एयर मीडियम के वक्त क्या होगा, तो हम इस फॉर्मूला पे केस के बदले डायरेक्टिव परमिटिव रिलेटिव परमिटिव एप्सिलॉन आर से नोट करते हैं। तो एयर मीडियम के लिए, एयर मीडियम जब था तो हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होगा C1, वो तो क्वेश्चन में बोला गया है C1। एप्सिलॉन आर एयर मीडियम की कितने होते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी 1 होता है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी और डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जो होगा एप्सिलॉन नॉट एस बाई डी, जो नॉर्मल फॉर्मूला है, ये हमारा कैपेसिटेंस इन एयर मीडियम। अब दूसरे केस में जब इसके अंदर डायलेक्ट्रिक इंसर्ट किया गया है, तो जो बाकी पोर्शन पूरा है ये एप्सिलॉन 1, एक ग्रीन पोर्शन अब जो देख रहे हैं इसके अंदर एक एप्सिलॉन 2 डायलेक्ट्रिक जिसका थिकनेस है d/2 और सरफेस एरिया s/2 है। तो हमें इसकी कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगी। तो देखो हम इसको थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। तो ये देखो तीन कैपेसिटेंस के फॉर्म में आ गया, ये पूरा जो कैपेसिटेंस ये तो C2 होगा, मगर हमने इसे तोड़ डाला तीन कैपेसिटेंस में। तो हम इसे कहते हैं C डैश, ठीक है, इसे C डबल डैश कहते हैं, जो ग्रीन वाला पोर्शन की कैपेसिटेंस है C डबल डैश, और जो नीचे बाकी पोर्शन है उसको C ट्रिपल डैश देते हैं। तो इसकी इक्विवेलेंट हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो फिगर जो होगा, तो देख लो इक्विवेलेंट फिगर जो होता है, देखो तो एक तीनों दो कैपेसिटेंस, ये देखो प्लस माइनस से करंट डायरेक्ट फ्लो कर रहा है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में और एक ही प्लेट, तो हम कह सकते हैं इसके अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C और C प्राइम, जो C प्राइम और C डबल प्राइम और डैश भी बोल सकते हैं आप, C डबल प्राइम वो सीरीज में है, जो करंट देखो डायरेक्ट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, और ये करंट डायरेक्ट फ्लो। तो यहाँ पर करंट डिवाइड कहाँ पर होता है, यहाँ पर करंट डिवाइड हो रहा है, तो ये C डैश ट्रिपल डैश, ये C डैश एंड C डबल डैश से पैरेलल कॉम्बिनेशन मानाता है। तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ C ट्रिपल डैश, ठीक है। अब जो इन कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें निकालना है C डैश C डैश, तो C2, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट हमने ड्रॉ किया C2 होगा इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, दैट इज C डैश। सीरीज कनेक्शन के आपकी फॉर्मूला याद है, सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, इसकी रेसिप्रोकल लेके इसको फिर से रेसिप्रोकल लेने से हमारा पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला आ जाएगा। तो हम इसे शॉर्टकट में इस फॉर्मूला से कर सकते हैं, जो कि ज़्यादा इजी होगा, दो है C डैश प्लस C डबल डैश, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा जरूर। और ये देखो ये है पैरेलल, पैरेलल यहाँ पर ऐसा होता है। रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है सीरीज का, यहाँ पर कैपेसिटेंस के लिए ये ऑपोजिट फॉर्मूला, उसका जो सीरीज का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का, यहाँ पर कैपेसिटेंस में वो पैरेलल फॉर्मूला देता है, पैरेलल फॉर्मूला ऐसा होता है उसकी तरह होता है, और जिसका रेजिस्टेंस के जो पैरेलल फॉर्मूला आप लोग जानते थे वो सीरीज के फॉर्मूला में काम आते हैं, ऐसा ही कॉम्बिनेशन होता है। तो हमें तो C डैश और C, ये जो वैल्यूज ये तो पता नहीं, ये हम चेक कर लेते क्या होगा इसके वैल्यू। C डैश, देखो C डैश का वैल्यू, C डैश का एरिया कितना होगा S/2,
आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। जो प्लेट का एरिया S/2 हुआ और थिकनेस कितना होगा D/2, ठीक है। तो सी डैश का वैल्यू ये फॉर्मूला यूज करते हैं। और जो परमिटिविटी मीडियम का एप्सिलॉन 1, ग्रीन के बाद जो बाकी पार्ट है उसका जो परमिटिविटी एप्सिलॉन 1 होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। तो सी डैश का वैल्यू क्या होगा, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट इंटू S/2 बाई D/2। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का 1 का जो वैल्यू कितना क्वेश्चन में दिया गया है 2, दैट इज 2 एप्सिलॉन नॉट S/2 D/2। अब ये 2 काट दो और जो आता है 2 एप्सिलॉन नॉट, नीचे कर देता हूँ, 2 एप्सिलॉन नॉट S/D। ओके, और सी डबल डैश, नाउ सी डबल डैश चेक करते हैं। इसके लिए भी सेम टाइप का पार्ट है, ये सी डैश और सिमेट्रिक है। अंतर ये है कि इसमें जो डाइलेक्ट्रिक है एप्सिलॉन 1 डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एप्सिलॉन 2 होगा यहाँ पर, एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन नॉट S/2 D/2, ठीक है। ये हमारा C1 का वैल्यू, इसको ब्रैकेट में, C प्राइम का वैल्यू इसको ब्रैकेट में, नहीं तो दोनों मिक्स हो जाएगा। एप्सिलॉन 2 का वैल्यू जो दिया गया है वो है 2 या 4, सॉरी दिस इज 4 एप्सिलॉन नॉट, ये भी S/2 और ये भी D/2 है, ठीक है। तो 2 आप काट दो और नीचे भी काट सकते थे, तो ये आएगा 4 एप्सिलॉन नॉट S/D। देखो ये सी डैश की C1 के एस्पेक्ट में हम जो ये वैल्यू लिखेंगे तो कितना होगा, हम इसे C1 में चेंज कर लेते हैं, सी प्राइम को भी। देखो ये 2 टाइम्स हो रहा है C1 का, ये जो वैल्यू पहले एयर मीडियम के लिए हमने निकाला था वो वैल्यू की 2 टाइम्स होगी, और यहाँ पे एयर मीडियम की वैल्यू की 4 टाइम्स हो रहा है। सिमिलरली हम तीसरा जो बाकी पार्ट का, यहाँ पर D टोटल है थिकनेस, मगर प्लेट S/2 और डाइलेक्ट्रिक मीडियम एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन नॉट S/2 और नीचे D होगा। ये तो 2 एप्सिलॉन नॉट होगा S/2 D, 2 काट दो तो कितना होगा एप्सिलॉन नॉट S/D, दैट इज सेम C1 होगा। तो हमें तीनों वैल्यू निकाल लिया है 4C1, ये C1 हो, C प्राइम ट्रिपल प्राइम का हम जस्ट इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं एक से पहले, C1 का 2C1, ओके, और C डबल प्राइम का हुआ है यहाँ पर 4C1 बाई 2C1 प्लस 4C1 प्लस C ट्रिपल प्राइम जो हुआ C1, इसके कैलकुलेशन से आता है 8C1² बाई 6C1 प्लस C1, ठीक है। तो वैल्यू निकलता है कितना, 4, 2 से डिवाइड कर दो इसे, 4 आएगा यहाँ पर 3 और C1 एक कट जाएगा, 4/3 C1 प्लस C1 दैट इज 7/3 C1। ये हुआ C2 का वैल्यू, ठीक है। C2 का वैल्यू पता चल गया। अब हमें जो क्वेश्चन पे दिया गया था तो हम इसको रिमूव करते हैं यहाँ से, तो C1/C2 का रेशियो, यही तो क्वेश्चन था। अब लोग देख लो, सॉरी C2/C1 का रेशियो दिया गया है। तो पहले C2 का वैल्यू हम देते हैं पुट करके, C1/C1 जो होगा 7/3, आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके, इट्स वेरी सिंपल। तो आप लोग का अगला जो क्वेश्चन दिख रहा है, इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V, इलेक्ट्रिक करंट I, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, permeability mu naught and the speed of light c, the dimensional correct equations are, ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं, mu naught I square equals to epsilon naught V square, नंबर बी epsilon naught I equals to mu naught V, नंबर सी I equals to epsilon naught C V, और नंबर डी है जो mu naught C I equals to epsilon naught V। इन चारों ऑप्शंस के अंदर कौन सा होगा जो हमें डायमेंशन, देखो ये भी डायमेंशनल एनालिसिस का एक प्रॉब्लम है जो हमें सॉल्व करना है डायमेंशनल एनालिसिस के थ्रू से। तो लेट्स टेक द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर। देखो यहाँ पर जो चारों डायमेंशन है टर्म से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ये चारों डायमेंशन उसकी डायमेंशन एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। नंबर, देखो डायमेंशन हमें पोटेंशियल का जो डायमेंशन होता है, पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है, पोटेंशियल होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर पे पढ़ चुके हैं 12 क्लास 12 में। तो ये एनर्जी कितना होता है mL T⁻², ये टर्म इसका होता है mL² T⁻², एंड Q जो चार्ज का टर्म होता है वो करंट इंटू टाइम होता है, करंट A इंटू टाइम T। तो जो डायमेंशन आता है वो है m, तो हम m को 1 से लिखते हैं, m1 पावर ले, तो हमें कैलकुलेशन में तुम लोगों को ज़्यादा ईजी लगेगा 10⁻³ ज़्यादातर बच्चे जो m की पावर को गलती से 0 पकड़ लेते हैं तो वो 1 होगा यहाँ पर T⁻³, तो लिखते हैं A⁻²। ये बहुत ईजी है आप लोगों के लिए। I इक्वल्स टू, ये तो करंट का टर्म है, ये फंडामेंटल टर्म है, ये होगा जिसका डायमेंशंस, ओके।
और जो टर्म दिया गया है c, जो लाइट का वेलोसिटी है, ये भी l टू द पावर 1 t टू द पावर 1 के टर्म में हम लिख सकते हैं नंबर। नेक्स्ट एप्सिलॉन नॉट, जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होता है वो क्या होता है m टू द पावर, वो भी हम कूलम्ब्स जो थ्योरम है उससे हम कर सकते हैं। देखो कूलम्ब्स थ्योरम आप लोगों को याद होगा, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये होता है कूलम्ब का टर्म। तो आप लोग एप्सिलॉन का टर्म का क्या होता है Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एफ, तो ये होता है ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और नीचे जो टर्म होता है एल स्क्वायर आर स्क्वायर एम एल टी टू द पावर -2। तो हम जो कैलकुलेशन करके ये टर्म कितना आता है, ये टर्म आता है एम टू द पावर -1 एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 4 ए स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये जो टर्म ऐसे आते हैं, हम यहाँ पर वो टर्म पुट कर देते हैं। तो हमारे जो डिफरेंट डायमेंशन वो निकालना पड़ता है अपने अपनी इसकी जो डेफिनेशन की टर्म, अब कोई भी इक्वेशन ले लो उसे सॉल्व करके जो भी डायमेंशन आपको चाहिए आप वो निकाल सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट टर्म जो है वो है म्यू नॉट का टर्म। अब म्यू नॉट भी इजीली निकाल सकते हैं, बाय सावर्ट लॉ है, और भी टर्म है, आप उसके थ्रू म्यू नॉट का भी टर्म निकाल सकते हैं। तो म्यू नॉट जैसे देखो बाय सावर्ट लॉ में डी बी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ये है बाय सावर्ट लॉ, अब लोगों को पता है बाय सावर्ट लॉ। ये भी आप लोग इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट जो आपने पढ़ा था मैग्नेटिज्म इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उस चैप्टर का ये पार्ट है बाय सावर्ट्स लॉ, उसके जरिए आप ये म्यू का टर्म निकाल सकते हैं। ओके, और भी एक इजीएस्ट वे है, देखो अब अगर आपको एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पता है तो आप उससे भी निकाल सकते हो ये टर्म। तो हम ये दोनों टर्म इससे निकाल सकते हैं, मगर और ज़्यादा इजी टर्म देख लेते हैं। देखो आपको जो यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट का टर्म पता है तो सी का टर्म भी पता है, तो इजी ज़्यादा होगा इस टर्म से करने का। अगर आप करें तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स सी स्क्वायर, जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो देखो इससे ज़्यादा इजी होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन पता है। म्यू नॉट इक्वल्स टू देखो म्यू नॉट इक्वल्स टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट सी स्क्वायर। तो ये डायमेंशन आप जो लोग पढ़े तो ये देखो एम टू द पावर -1 एल टू द पावर -3 टी टू द पावर 4 ए स्क्वायर, और ये तो लाइट का वेलोसिटी आप लोग को पता है, तो स्क्वायर फॉर्म में एल स्क्वायर टी टू द पावर -2। तो ये आता है कितना, हम लिखते हैं यहाँ पर एम टू द पावर 1 एल टू द पावर 1 टी टू द पावर -2 ए टू द पावर -2। ये है मैग्नेटिक परमेबिलिटी का डायमेंशन। तो हम जो पांचों के पांचों डायमेंशन निकल चुके हैं यहाँ पर, आप इसके अंदर रिलेट करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को डायमेंशनली चेक करना पड़ेगा, जो चार ऑप्शन होता है उसके अंदर कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पर। ओके, तो आप लोगों को तो एक एक करके ये सब चेक करना पड़ेगा, इस जो चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर क्वेश्चन पे, तो वो चारों ऑप्शन को आपको एक एक करके, तो देखो जो फर्स्ट ऑप्शन है हम उसे चेक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो दिए गए हैं एक करके, ऑप्शन नंबर ए, वो क्या दिया गया है, ऑप्शन ए को हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए इक्वल्स टू म्यू नॉट आई स्क्वायर, ये था लेफ्ट हैंड टर्म। तो m1 म्यू नॉट का टर्म देख लो, म्यू नॉट से हम आई स्क्वायर जो मल्टी ए स्क्वायर मल्टीप्लाई, ये टर्म कट जाएगा, ओनली एग्जिस्ट करेगा m1 l1 टी टू द पावर -2। तो ये प्रोसेस आपको, ये जो इक्वेशन, ये आपको इच इक्वेशन को चेक करके देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो इसके कोर्स राइट हैंड साइड जो टर्म है एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर, तो ये टर्म आप चेक कर सकते हैं एप्सिलॉन नॉट, और ये है वी स्क्वायर, तो जो ये है एंड ये एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर करने के साथ आप लोग देख सकते हो ये टर्म जो आएगा ये भी आप लोग के m टू द पावर 1 देख सकते हो, वी स्क्वायर एम स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, m टू द पावर 1 हम यहाँ पर कर देते हैं ऐसे m1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a स्क्वायर इंटू m1 l स्क्वायर टू द पावर -3 t टू द पावर -1, इसका स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने पर क्या आएगा m1 l1 t टू द पावर -2। देखो ये मैच करता है, तो ऑप्शन ए जो वो करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है, डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन देता है। नेक्स्ट नंबर बी, नंबर बी कभी कभी तो ये भी चेक कर लो एप्सिलॉन नॉट आई, तो ये एप्सिलॉन नॉट और ये आई, तो ये चेक करने से आएगा कितना m1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a क्यूब। ओके, और ये जो ऑप्शन लेफ्ट राइट हैंड साइड पे है म्यू नॉट वी, ये भी हम चेक कर लेते हैं म्यू नॉट इंटू वी। ये टर्म चेक करने से जो आता है देख लो म्यू नॉट इंटू वी, ये भी आता है m स्क्वायर l स्क्वायर, सॉरी l क्यूब होता है m स्क्वायर l क्यूब t टू द पावर -5 a टू द पावर -3। देखो ये चार टर्म, तो ये टर्म देखो डायमेंशनल नॉट होमो, डायमेंशन मैच नहीं कर रहा है, तो ये अपना नहीं होगा, ये करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी पे जो दिया गया है
आई इक्वल्स टू, तो आई का तो डायमेंशन, ये करंट का डायमेंशन बोला गया है, ये तो आप लोग पता है करंट ए होगा, एंड जो म्यू नॉट वी वो भी हम देख लेते हैं क्या टर्म आएगा, म्यू नॉट वी, म्यू नॉट वी, म्यू नॉट इंटू वी। तो ये टर्म कैलकुलेशन करने से कितना आता है, देखो म्यू नॉट इंटू वी, सॉरी ये म्यू नॉट वी नहीं दिया गया था, एप्सिलॉन नॉट सी, ये तो ऑप्शन पे था, एप्सिलॉन नॉट सी भी जो ऑप्शन पे है, तो हम कर लेते हैं, ये तीनों टर्म की मल्टीप्लिकेशन होगा, एप्सिलॉन नॉट सी इंटू वी। तो कैलकुलेशन करने के बाद देखो एप्सिलॉन नॉट का टर्म m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a स्क्वायर इंटू c का टर्म l टू द पावर 1 t टू द पावर -1, ओके। और v का टर्म, जो v का टर्म आता है यहाँ पर m टू द पावर 1 l स्क्वायर t टू द पावर -3 a इनवर्स। टोटल कैलकुलेशन कर लो आप लोग, तो देखो कितना आता है, m कैंसिल हो जाता है, l l यहाँ पर l भी कैंसिल हो जाता है, t भी कैंसिल हो जाता है, सिर्फ बचे रहते हैं जो वो होगा ओनली a। तो यहाँ पर तो दो ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट आ चुका है, ये भी ऑप्शन आंसर करेक्ट होगा। ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम था 15 में, तो ये दो आंसर करेक्ट है यहाँ पर। आप नेक्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर सकते भी है, चेक कर सकते भी है और नहीं, तो नेक्स्ट ऑप्शन जो है हम चेक कर लेते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन वो क्या है ऑप्शन। तो मैं ये तो स्पेस खत्म हो चुका है, मैं ये बी नंबर रिमूव करता हूँ क्योंकि ये हमारा मैच नहीं किया, ये बी नंबर को हम रिमूव करते हैं। नंबर सी देखो, नंबर सॉरी डी नंबर ऑप्शन क्या दिया गया है, डी में है म्यू नॉट सी आई एंड एप्सिलॉन नॉट बी, म्यू नॉट सी आई, इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा, म्यू नॉट सी आई, तो ये होता है m टू द पावर 1 a टू द पावर 1 t टू द पावर -2 a टू द पावर -2 इंटू c l1 t टू द पावर -1, और ऑप्शन आई होगा a। ये चार ऑप्शन हम देख लेते हैं कितना आता है यहाँ पर देखो m टू द पावर 1 l टू द पावर 2 t टू द पावर -3 a टू द पावर -1, ये है ऑप्शन। और नेक्स्ट जो ऑप्शन यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट v, ये भी चेक कर लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट एंड v, m टू द पावर -1 l टू द पावर -3 t टू द पावर 4 a स्क्वायर, ओके। इसके साथ v का जो मल्टीप्लिकेशन v होगा m1 l स्क्वायर t टू द पावर -3 a टू द पावर -1। ये जो ऑप्शन आता है आप लोगों के ऑप्शन चेक करने के बाद ये आंसर यहाँ पर लिखता हूँ मैं, आंसर क्या आता है, आंसर आएगा l टू द पावर -1 t a। तो ये ऑप्शन भी नहीं मैच करता है, ठीक है, ये अलग कर देता हूँ। तो यहाँ पर आंसर जो दोनों करेक्ट होगा, ये भी नहीं मैच किया, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए एंड सी यहाँ पर करेक्ट हुआ, तो ऑप्शन क्या होगा, ए एंड सी बोथ आर करेक्ट, ओके। तो अब देख लो, हम नेक्स्ट अगले प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है तो क्या दिया गया, 6 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड एज शोन इन फिगर, जो फिगर आपके सामने है, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी मैक्सिमम बिटवीन पी एंड आर, ये दोनों, और बोला गया है बिटवीन पी क्यू एंड आर या पी एंड क्यू, ये दोनों के बीच, और ऑल आर इक्वल। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन के तीनों की तीन में कॉम्बिनेशन के क्या क्या होता है। तो आप लोगों को क्या लगता है, तीन चार ऑप्शन सेम होगा, तो आप लोग करिए, तो मैं भी यहाँ पर देखती हूँ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, पी क्यू के अंदर, पी क्यू पी पॉइंट, तो मैं यहाँ पर दो पॉइंट को सेट कर लेता हूँ, पी और क्यू। तो ये हमारा, ये हम यहाँ से स्टार्ट करने के करंट को स्टार्ट करके क्यू तक जाकर एंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर फिगर पे हम अगर करंट यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्यू पे जाकर, ये एक पाथ से एंड होता है, ठीक है, और दूसरा जो पाथ है वो इधर से जाता है। तो हमें दो पैरेलल कनेक्शन मिलता है यहाँ पर, एक तो डायरेक्ट आर से, ठीक है, डायरेक्ट आर से जाकर क्यू पे आता है, आर प्राइम, ये पहला। और ये जो इससे ये भी इसके पैरेलल होता है पी से, तो करंट डिवाइड यहाँ पर होगा, तो ऑल्टरनेटिव जो वे है, ऑल्टरनेटिव जो पाथ है, इससे करंट फ्लो करेगा। तो इससे अगर आकर फिर तीन बार डिवाइड होते हैं, तो हम यहाँ पर ये ड्रॉ कर लेते हैं, ये तीनों के तीनों का वैल्यू सेम है, आर प्राइम, ठीक है। तो इससे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलना बहुत आसान है। तो कैसे निकले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो इस ये देखो तीन पैरेलल कॉम्बिनेशन पे है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन पे क्या होता है, रेजिस्टेंस घट जाता है। तो ये सेम वैल्यू है, तो मैं ये डायरेक्ट कह सकते हो, अगर आप रेसिप्रोकल ले भी देख सकते हैं, 1/r p इक्वल्स टू 1/r प्राइम, जो 1/r प्राइम और 1/r प्राइम, तो 3/r प्राइम होगा। तो हम इससे कह सकते हैं आर पी जो होता है आर प्राइम बाई 3,
3 टाइम्स ये कम हो जाएगा। तो ये पता चल गया ये 3 टाइम्स कम होता है, तो हम इसे रिमूव कर देते हैं। हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट करेंगे। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकलेगा वो आर प्राइम बाई 3 मैंने देखा है किसका होता है, और ये भी कितना होगा, आर प्राइम बाई 3 होगा। तो जिसके साथ ये पैरेलल कॉम्बिनेशन, इस दोनों का क्या कॉम्बिनेशन है, सीरीज कॉम्बिनेशन, जो हमें ऐड करना पड़ेगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के ऐड करने से क्या होगा, सीरीज से 2 आर प्राइम बाई 3 हो जाएगा। उसके साथ ये फिर पैरेलल, तो हमें पैरेलल का फॉर्मूला याद है R1 R2, ये फॉर्मूला हम जानते हैं, इजीली हो जाएगा R1 R2, तो हम इसे R2 कहते हैं और इसे R1, देन क्या होगा R1 प्लस R2, ये पैरेलल इजी वे। ये फॉर्मूला आप हर वक्त याद रखना, दो रेजिस्टेंस के पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये फॉर्मूला ज़्यादा इजीली आ जाएगी आंसर। R1 का वैल्यू कितना है, R प्राइम। R2 का वैल्यू जो है 2 R प्राइम बाई 3, फिर नीचे वाला जो R1 प्लस R2, R1 R प्राइम प्लस R2 2 R प्राइम बाई 3, तो कैलकुलेशन करो आप लोग, 2 R प्राइम स्क्वायर बाई 3, और ये जो होगा ये भी 3 आएगा, 5 R प्राइम बाई 3, 3 3 काटो, एक R प्राइम भी कट जाएगा, तो जितना आता है 2/5 R प्राइम। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है RPQ 2/5 RPM आया है। ये रेजिस्टेंस है P और Q के बीच का रेजिस्टेंस। क्लियर। अब दूसरा, तो हम इसे लिख देते हैं RPQ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये हम RPQ जो आया है, RPQ का वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं 2/5 R प्राइम। नेक्स्ट जो बताया गया है वो कितना है, वो हम चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में हम देखो Q एंड R के बीच का जो रेजिस्टेंस है उसे निकालना है, तो इस बार जो पॉइंट चेंज हो जाएगा Q एंड R के बीच का रेजिस्टेंस, तो उसका वैल्यू कितना होगा। तो देख नेक्स्ट ऑप्शन के मुताबिक P एंड R के बीच की, Q एंड R के बीच की रेजिस्टेंस, तो हम इसे Q को प्लस समझ लेते हैं, R को माइनस, तो इससे एक कॉम्बिनेशन Q को स्टार्टिंग पॉइंट मान लेते हैं और R को टर्मिनेटिंग पॉइंट। तो हमारा फ्लो ऑफ करंट कैसा होगा, फ्लो ऑफ करंट Q से R, ये एक वे है जाने का और ये एक वे है जाने का, तो ये सीरीज होगा और ये सीरीज ये इसके साथ पैरेलल कनेक्शन में आ जाएगा। तो ऊपर वाला ज़्यादा, ऊपर फर्स्ट जो क्वेश्चन है आर प्राइम, वो तीनों से जाकर करंट जो गुजरता है हुआ, इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन ले लो, फिर इसके साथ यहाँ पर तो 3 है रेजिस्टेंसेस जो आर पे जाकर टर्मिनेट करेगा। ठीक है, फिगर देख लो आप, इधर से आर प्राइम से आकर ये टर्मिनेट किया यहाँ पर, और दूसरा क्यू प्राइम से यहाँ पर। तो हम दूसरा वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, दूसरा वैल्यू कैसा आएगा, ये तो सब वैल्यू सेम है, ये तो आर प्राइम, ठीक है, और ये तो पहले भी हम देख चुके हैं, इसका वैल्यू क्या आया आर प्राइम बाई 3, और इसका वैल्यू भी पहले देख चुके हैं, आर प्राइम बाई 3 आता है। तो अब इन दोनों का क्या होगा, क्यू आर सेम हुआ, आर प्राइम प्लस आर प्राइम बाई 3 सीरीज में है, तो कितना आएगा 4 आर प्राइम बाई 3, उसके साथ ही पैरेलल कनेक्शन पे है, तो टोटल आर टू, अगर आर क्यू आर का टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो इसके पैरेलल कनेक्शन, ये दोनों पैरेलल कनेक्शन में है, 4 आर प्राइम बाई 3 इंटू आर प्राइम बाई 3, पैरेलल कनेक्शन का फॉर्मूला मैंने पहले भी दिखाया। अब देखो दोनों की, दोनों अगर रेजिस्टेंस दिया जाता है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला ये आता है, आर प्राइम बाई 3 प्लस आर प्राइम बाई, सॉरी ये 3 होगा 3, ना कैलकुलेट कर लो इसका, जो आता है आर प्राइम बाई 3, 5 आर प्राइम बाई 3 नीचे, और ऊपर जो आएगा 4 आर प्राइम स्क्वायर बाई 9, 3 से कटो 3 4, तो कितना होगा 4/15, एक आर प्राइम कट दो यहाँ से, आर प्राइम। ठीक है, ये हमारा दूसरा वैल्यू है आर क्यू आर, 4/15 आर प्राइम हुआ। अब तीसरा जो ऑप्शन पी एन क्यू के अंदर देख लेते हैं, पी एन क्यू के, अब पी आर आर के बीच देख लेते हैं, सेम टेक्निक फॉर पी एंड आर। देखो पी एंड आर के बीच जो रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे, तो फिर से यहाँ पर अब देखो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं और इसको नेगेटिव, मानो कि ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव तक, एक ये वे से जाएगा आर तक, एक ये वे से जाएगा आर तक। ठीक है, तो जो ऑप्शन आएगा
ये वैसे इसको देख लेते हैं। उसके बाद तीनों से, ठीक, और नीचे तीनों से, इसका इक्विवेलेंट फॉर्म हुआ जो पी से स्टार्ट होगा और आर में जाकर टर्मिनेट करेगा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला कितना होगा, आर प्राइम, और ये तो हमें पता है आर प्राइम बाई 3, और ये भी आर प्राइम बाई 3, ये हम थोड़ी बात पहले भी कर चुके हैं। तो ये जो आर पी आर का वैल्यू आएगा ये भी सिमेट्रिक रहेगा, 4/15 आर प्राइम ही होगा। इट इज आर पी आर इक्वल्स टू 4/15 आर प्राइम। ठीक है, तो तीनों के तीन वैल्यू आए यहाँ पर, इन दोनों के आर क्यू आर और आर पी आर का वैल्यू सेम है। ठीक है, दैट इज ये दोनों मैक्सिमम होगा, क्यू एंड आर, इसकी वैल्यू थोड़ा चेंज 15 की टर्म में ले आए तो ये 6/15 आर प्राइम। तो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था, तो देखो जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू है वो आर पी क्यू से जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर आपकी मैक्सिमम। क्लियर, ओके।